अध्याय 10। चांदी की अंगूठी और एक कसम। न जाने कितनी देर बाद रोया ने धीरे से अपनी सही सलामत आंख खोली। अपनी धुंधली और भारी नजर से वो साफ देख पा रही थी कि कोई उसके बुरी तरह घायल शरीर को अपनी बाहों में उठाए हुए है। इसके तुरंत बाद वो फिर से बेहोश हो गई। जब रोया को दोबारा होश आया तो उसने अपनी आंखें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में खोली। उसके सामने एक चमकीला नीला आसमान था। उसके ऊपर एक पेड़ की घनी शाखाओं के बीच से सुनहरी धूप छनकर आ रही थी। वो धुंधलेपन में एक आदमी का चेहरा देख पा रही थी जो उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी आकर्षक नीली एज्योर आंखें रोशनी से चमक रही थीं। क्या ये आफ्टर लाइफ, मौत के बाद की दुनिया है? रोया ने धुंधले दिमाग से सोचा। ये किसी फरिश्ते, एंजल जैसा लग रहा है। बदकिस्मती से नहीं बच्ची, ब्रैट। रोया झटके से असलियत में वापस आ गई। वो कोई फरिश्ता नहीं था। वो ट्रांसपोर्ट कार्ड गाड़ी वाला वही नीले बालों वाला लड़का था जो अपने उसी घमंडी और पूरी तरह से बेपरवाह अंदाज में उसे नीचे देख रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? रोया के मुंह से अचानक निकल पड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं यहां क्या कर रहा हूं? उसने ताना मारते हुए कहा। तुम्हें तो इस वक्त मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। रोया ने उसे इग्नोर किया और जल्दी से चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वो एक पेड़ के नीचे लेटी है। और उससे भी बुरी बात, उसे एहसास हुआ कि वो सीधे उस लड़के की गोद में सिर रखे लेटी है। उसका चेहरा पल भर में शर्म और गुस्से से लाल हो गया। मुझे अभी छोड़ो, वो झल्लाते हुए चिल्लाई और अपने हाथों से उसकी छाती को जोर से पीछे धकेला। उसने पलक तक नहीं झपकाई। वो अचानक थोड़ा खिसका और रोया को अपनी गोद से सीधे सख्त मिट्टी पर गिरा दिया। आउच! रोया चीखी। दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? तुमने ही तो कहा था छोड़ने के लिए, उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया। रोया को एहसास हुआ कि उसका बायां पैर अभी भी टूटा हुआ था, लेकिन दर्द थोड़ा कम था। उस पर खपच्ची स्प्लिंट लगाकर पट्टी बांध दी गई थी। असल में उसके पैरों, हाथों और चेहरे के सभी गहरे घावों और जलने के निशानों को बहुत सावधानी से साफ करके उन पर पट्टियां बांधी गई थीं। फिर वो अचानक चौंकी। उसने खुद को नीचे देखा। उसने अपने वे जले फटे कपड़े नहीं पहने थे। उसने एक बिल्कुल अलग ओवरसाइज ट्रैवलर शर्ट पहन रखी थी। उसने जल्दी से कॉलर के अंदर हाथ डालकर अपनी छाती पर बंधी पट्टियों को चेक किया। इसी बीच नीले बालों वाले लड़के ने अपने हाथ बांध लिए। उसका वो घमंडी चेहरा वापस आ गया था। कितनी एहसान फरामोश बच्ची है। मैंने तुम्हारी जान बचाई, पट्टियां बांधी और बदले में मुझे ये मिल रहा है। स्विश स्विश। सीधे उसकी तरफ आई एक जोरदार लात ने उसकी बात काट दी। उसने बड़ी आसानी से अपना बायां हाथ उठाया और रोया के टखने को पकड़ लिया। रोया ने तुरंत हताशा में एक और अंधाधुंध मुक्का मारा। उसने उसे भी पकड़ लिया। हे, बंद करो ये सब, उसने आह भरते हुए कहा। दुनिया में ऐसा कौन है जो होश में आते ही अपनी जान बचाने वाले को लात घूंसे मारने लगता है? ये वो कपड़े नहीं हैं जो मैंने पहने हुए थे। रोया चीखी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से के मिले जुले भाव से लाल था। ओ, जाहिर सी बात है, तुम्हारे कपड़ों का वैसे भी कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैंने अपने बैग में रखे एक्स्ट्रा कपड़ों में से तुम्हें ये पहना दिए, उसने शांति से समझाया। इसमें दिक्कत क्या है? तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रोया ने अपनी बची खुची ताकत से उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने वहां भी पट्टी बांधी है। ओ नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। रोया ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? कोई भी आंखें बंद करके इतनी अच्छी तरह पट्टी नहीं बांध सकता। कोई ट्रेंड मेडिक भी नहीं। उसने एक भारी सांस छोड़ी और उसका पैर और हाथ छोड़ दिया। ठीक है, मैंने थोड़ा झूठ बोला था। वो आगे झुका और उसे बिल्कुल कोरे, बेपरवाह भाव से देखते हुए बोला। तो क्या तुम वैसे भी एक बच्ची ही तो हो? क्रैक क्रैक। रोया ने अपना हाथ घुमाया और सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। आला, पागल लड़की, वह अपनी नाक पकड़ते हुए चिल्लाया। मुझे लगता है तुमने मेरी नाक तोड़ दी। रोया धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं 16 साल की हूं। नीले बालों वाले लड़के ने अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ था। उसका वो नीरस और घमंडी चेहरा लगभग तुरंत ही वापस आ गया। तो क्या अभी भी बच्ची ही हो? रोया ने शुद्ध गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा और सोचा, जब मेरे पास मौका था तो मुझे सच में उसकी नाक तोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन जमीन पर मुक्का मारते ही स्थिति की असलियत वापस उसके दिमाग में आ गई। उसने झटके से अपना सिर गांव की तरफ घुमाया, जहां से अभी भी धुआं उठ रहा था। मां! रोया ने एक धीमी, कांपती हुई आवाज में पुकारा। मां!
उसने उठने की हताश कोशिश की, लेकिन उसके टूटे हुए पैर ने जवाब दे दिया। वो तुरंत वापस मिट्टी में गिर पड़ी और एक अकेला आंसू धीरे से उसकी आंख से निकलकर उसके गाल पर बह गया। नीले बालों वाले लड़के ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे लगता है कि तुम्हारा वहां वापस न जाना ही बेहतर होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें बस ग्रेट फॉरेस्ट के पास वाले गांव की तरफ चले जाना चाहिए। रोया एक सेकंड के लिए चुप रही। नहीं, मुझे जाना है, भले ही मुझे खुद को घसीटकर वहां तक ले जाना पड़े। उसने एक आह भरी और उसके सामने झुककर बैठ गया, अपनी चौड़ी पीठ उसकी तरफ करते हुए। ऊपर आओ बच्ची, उसने कहा। बिल्कुल नहीं, रोया ने सुबकते हुए कहा। मेरे सपने में भी। बकबक बंद करो और बस ऊपर आओ, उसने रूखेपन से उसकी बात काट दी। तुम देखना चाहती हो ना कि वहां क्या हुआ? जैसे ही उसने उसे उठाया, रोया ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। ये पहली बार था जब उसने ध्यान दिया कि वो उससे काफी लंबा था और रोया की खुद की 5 फुट 6 इंच की लंबाई से कम 4 इंच ज्यादा लंबा। वह उसे कच्चे रास्ते से होते हुए ओक हेवन में ले गया। वहां बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। ज्यादातर उसने देखा कि डरे हुए बच्चे सड़कों पर घूम रहे थे या गांव वाले बंद दरवाजों के पीछे उनसे छिप रहे थे। वो बिना किसी की परवाह किए सीधे गांव के बीच से गुजर गया। धीरे धीरे वे खाली धान के खेतों तक पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर रोया पूरी तरह से सन्न रह गई। खेत बीच से साफ कटे हुए शवों से अटा पड़ा था। धड़ से कटे हुए सिर जमीन पर पड़े थे। पास ही लाल लकड़बग्घों, रेड हाइनस का एक झुंड पहले से ही उन अवशेषों को खाने की कोशिश कर रहा था। तुमने ये सब किया? उसने आखिरकार पूछा। वे इससे भी बुरे के हकदार थे, उसने एक नीरस, थोड़ी सी घृणा, डिस्गस्टेड वाले भाव के साथ जवाब दिया। वो उसे खेत के बीचों बीच ले गया। चिता के वे विशाल लकड़ी के लट्ठे पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे और वहां उसकी मां के शरीर का कोई नामो निशान नहीं बचा था। मुझे मेरे घर ले चलो, रोया ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा, उसने पूछा, क्या तुम अपनी मां की अस्थियां, रिमेन्स या ऐसा कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहती? उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। वो जा चुकी हैं। अपने घर के धुआं उठते खंडहरों के पास पहुंचने के बाद उसने उसे नीचे उतारने के लिए कहा। उसके हाथ के सहारे खड़ी होकर वो उसके साथ उस जले हुए घर के चारों ओर लंगड़ाते हुए चलने लगी। इसी बीच वो अपनी बकबक में लगा हुआ था। मैं क्या हूं अब, तुम्हारा पर्सनल बटलर या ऐसा ही कुछ? तुम इस जले हुए घर में आखिर ढूंढ क्या रही हो? रोया ने उसे इग्नोर किया और ढूंढती रही। आखिरकार उसे अपने पिता का वो जला हुआ लोहे का बक्सा मिल गया। वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, सिर्फ लोहे के कुछ टुकड़े बचे थे। मेडिकल डायरी भी जलकर खाक हो चुकी थी, लेकिन एक चीज बची थी, कुछ ऐसा जो उसे कुछ दिनों पहले डायरी को वापस रखते समय बक्से के एक गुप्त हिस्से, सीक्रेट कंपार्टमेंट में मिला था। उसने राख में हाथ डाला और उसे बाहर निकाल लिया। एक चांदी की अंगूठी जिस पर एक सफेद हीरे जैसा पत्थर लगा था और उस अंगूठी और पत्थर के चारों ओर बहुत ही बारीक डिजाइन उकेरे गए थे। उसने उसे लिया और कसकर अपनी छाती से लगा लिया। मां, डैड, रोया ने सोचा। उसका वो बेकाबू दुख धीरे धीरे पूरी स्पष्टता और स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस में बदल रहा था। मैं इसे आपके एक हिस्से के रूप में ले जा रही हूं और हमेशा अपने पास रखूंगी। मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में आप दोनों को इतनी तकलीफें नहीं सहनी पड़ेंगी। उसने अपनी नई असलियत को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए एक गहरी सांस ली। और मां, मैं अपना सपना पूरा करूंगी। जैसा कि आपने कहा था, मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। मैं बहुत सी नई चीजें सीखूंगी। मेरा वादा है। उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका था और उसका इरादा फौलाद बन चुका था, और तभी उसके एथर ने प्रतिक्रिया दी। उसने उसके पूरे शरीर को एक शानदार बैंगनी रोशनी से ढक लिया। उसके हाथों और पैरों पर बंधी पट्टियां धीरे धीरे खुलने लगीं। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके गहरे घाव, जलने के निशान और टूटी हुई हड्डियां तेजी से जुड़ने और ठीक होने लगीं। कुछ ही मिनटों के बाद उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। नीले बालों वाला लड़का उसे देखता रहा। उसका वो घमंडी भाव सचमुच के एक झटके और हैरानी में बदल चुका था। हाँ, उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे तुम्हें चुड़ैल बुलाते थे जब तुम इस तरह की चीजें कर सकती हो। आर्क 1 की समाप्ति, एशेज ऑफ ओक हेवन की राख। लेखक राइडा की ओर से। यहां हमारी कहानी का पहला पड़ाव आर्क 1 समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यहां तक की कहानी और रोया का ये सफर पसंद आया होगा। मैं इसके अगले हिस्से आर्क 2 पर काम कर रहा हूं। अगर आपको ये डार्क फैंटेसी पसंद आई है तो कृपया इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मैं बहुत जल्द आर्क 2 के साथ वापस लौटूंगा। तब तक के लिए कहानी से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।